हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। जैसा कि मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ प्रागैतिहासिक काल के बारे में और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं, किसके आधार पर हम ऐतिहासिक काल को पता कर पाए हैं, ये उसके बारे में वीडियो है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके बाद लेकर आऊंगी। चलिए देर न करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। ये है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, ऐतिहासिक काल में मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित स्रोत प्राप्त हैं और इसकी लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल में जो लिखित स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि इस तरीके से लिखी हुई है कि हम उनको पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ने में सफलता हासिल हुई है। और मैंने आपको पहले बताया था कि प्रागैतिहासिक काल है, उसमें जो हमारे लिखित स्रोत हैं वो हमें प्राप्त ही नहीं हुए हैं। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमारे लिखित स्रोत प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन लिपि इस प्रकार की लिखी हुई है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए इस काल में कब से कब तक का टाइम आता है ये जानिए। इस काल में वैदिक काल से अब तक का समय आता है। वैदिक काल से लेकर आज दिन तक का समय आता है। जो कुछ भी हमारा बीतता जा रहा है वो सब हमारा इतिहास बनता जा रहा है। हमारा अतीत ही इतिहास बनता जा रहा है, ये आप सभी को पता है। तो ऐतिहासिक काल जो है हमारा, वो वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो समय है वो उसके अंतर्गत आ रहा है। अब आप देखिए ऐतिहासिक काल। अब हमें ऐतिहासिक काल के बारे में कैसे पता चलता है, जैसे कि हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देखिएगा। उनमें बताया था कि जो इतिहास थी वो 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहली है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उसके बारे में कैसे पता चला, तो उसके बारे में हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर पता चला, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जिसके आधार पर कुछ पता किया जा सके। वहां केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही सब कुछ पता किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो थी वो थी हमारी आद्य काल था, आद्य ऐतिहासिक काल। तो उसमें क्या था, उसमें हमारे लिखित स्रोत तो हमें प्राप्त थे, लेकिन लिखित स्रोत भी इस तरीके से लिखे हुए थे, उनकी लिपि इस तरीके की थी कि उनको पढ़ने में आज तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। तो उसको भी, जो उसमें सभ्यताएं थी किस प्रकार की थी, कैसा क्या था, सब कुछ जाना, वो सब पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जाना था। ठीक है, इसको याद रखना आप। फिर अब हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल जो है इसको कई प्रकार के स्रोतों से जाना गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें, वो इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं कि हम उनको पढ़ सकते हैं। उनकी लिपि इतनी अच्छी है कि हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने में सफलता हासिल की गई है। तो हम ऐतिहासिक काल को कई प्रकार के स्रोतों से जानते हैं। जो हमारा पहला स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये तीनों में कॉमन है, क्योंकि खोज करने से, खुदाई करने से हमें जो चीजें मिलती हैं उनके आधार पर हम सभ्यताओं को, कालों को, हर चीज को बताते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उनका अर्थ होता है खुदाई में प्राप्त हुए जितनी भी चीजें होती हैं, जो पुरानी खंडर वगैरह दब गए हैं जमीन के अंदर, कई वर्षों पुराने सभ्यताएं जो जमीन के अंदर दब गई हैं, उन्हें प्राप्त करना पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है विदेशी यात्रा। विदेशी यात्रा क्या है, जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने इधर उधर यात्रा करी है, तो उन्होंने उस जगह के बारे में पढ़ा, समझा, देखा। सॉरी, पढ़ा नहीं, उन्होंने देखा, समझा। और बहुत से यात्रियों ने पढ़ा भी, जो पुराने यात्री आए थे उनके वृतांत पढ़े, उनकी यात्राओं का वर्णन पढ़ा। तो उससे उन्होंने आगे की और चीजें बताई, जो उन्होंने देखा समझा, उस चीज को उन्होंने लिखित रूप दिया, तो वही आज पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य। जो हमारे साहित्य हैं उनके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि ऐतिहासिक काल में ये चीजें रही होंगी। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जैसे ये है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, इसके अंतर्गत हमारे सिक्के आते हैं। सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं। सिक्के कैसे आते हैं, जब हमने खुदाई करी तो उसमें जमीन में हमें सिक्के मिले, कई साल पुराने, कई वर्षों पुराने सिक्के मिले हैं, कई वर्षों पुराने अभिलेख भी मिले हैं जगह जगह पर। अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो में। ठीक है,
अब जो विदेशी यात्री हैं वो तो आपको पता चल ही गया कि विदेशी यात्री जो विदेश से यात्रा करने आते हैं और फिर यहाँ की सभ्यताओं को, यहाँ की चीजों को जानते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, बताते हैं। ठीक है। अब जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो दो प्रकार का होता है, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक वो होता है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, धर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता है। और धार्मिक जो स्रोत होता है वो होता है जिससे धर्म जुड़ा हुआ होता है और धर्म का जिससे लेना देना होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब हमारा जो धार्मिक स्रोत हैं वो भी हमारे दो भागों में बटे हैं। कौन कौन से? एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण क्या है, अब ये समझिए। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ये है कि ब्राह्मण को हिंदू धर्म माना जाता है, इसको आप याद रखना, ब्राह्मण को हिंदू धर्म माना जाता है। और गैर ब्राह्मण को वो जो इसमें हिंदू धर्म से उसका कोई मतलब नहीं होता है, अन्य धर्म जिसके अंतर्गत आते हैं वो गैर ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्राह्मण है उसके अंतर्गत देखिए आप, ब्राह्मण है उसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सभी ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। ठीक है। और जो हमारे गैर ब्राह्मण है उनके अंतर्गत क्या आ रहा है? जैन और बौद्ध, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसे भी आप याद रखिए। ये मैंने आपको पिक के माध्यम से सब समझा दिया है। अब हम चलते हैं इन टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए। अब आते हैं हम पुरातात्विक स्रोत की तरफ। पुरातात्विक स्रोत क्या है? सबसे पहले ये समझिए, प्राचीन काल की संरचनाओं या उपयोग की गई वस्तुओं के अवशेषों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो खुदाई में वस्तुएं प्राप्त होती हैं बहुत पुराने समय की, आज भी कई जगहों पर हमें बहुत पुरानी पुरानी चीजें, अजीब अजीब सी धातु की चीजें, कंकाल और सभ्यताएं वगैरह मिलती हैं, तो वही सब पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। उन्हीं के आधार पर पता चलता है कि कभी यहाँ पर लोग रहते थे, इस प्रकार की सभ्यता थी, ऐसे लोग थे, ऐसा उनका रहन सहन था, जीवन किस प्रकार का था, या यहाँ पर क्या था, सब कुछ इन्हीं के आधार पर, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमें पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है हमारे सिक्के, कॉइन्स, जो पुराने समय में चलते थे, उनके आधार पर हम आज चीजों को पता करते हैं, वो सिक्के। ठीक है। अब हमारा जो सिक्कों के अंतर्गत पहले पॉइंट है वो है प्राचीन समय में चलने वाली जो मुद्रा थी वो वाले सिक्के, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर अब देखिएगा आप लोग, जो सिक्के थे उनके बारे में चलिए जानते हैं। जैसे टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का जो होता था वो कैसा होता था? वो मिट्टी का होता था, मिट्टी से बना हुआ होता था, पकी हुई मिट्टी से, मैंने आपको बताया था। और ये कहाँ मिला है हमें? हमें ये सिंधु सभ्यता में मिला है। सिंधु सभ्यता मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें मैंने बताया है टेराकोटा के सिक्के बने हुए थे वहां पर। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर कर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मौर्य काल में कौन से सिक्के चलते थे? आहत या पंचमार्क। आहत या पंचमार्क सिक्के जो थे उनका प्रयोग कहाँ होता था? मौर्य काल में होता था। उन सिक्कों का प्रयोग मौर्य काल में होता था। ये आगे मैं आप सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा एक जो व्यू लेते हुए चलना है हर चीज का, मैं आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ। आहत जो थे वो धातु से बना प्रथम सिक्का था। ठीक है। धातु से बना हुआ प्रथम सिक्का कौन था? आहत था। आहत धातु से बना प्रथम सिक्का था। इन सिक्कों पर केवल चित्र अंकित थे। इन सिक्कों पे केवल क्या थे? चित्र अंकित थे। इन पे बाकी कुछ लिखावट नहीं थी, केवल चित्र अंकित थे। देखिए लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र अंकित हुआ करते थे इन सिक्कों पर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पर्ण। पर्ण सिक्का जो था वो मौर्य काल का प्रचलित सिक्का था। ये किसका बना हुआ होता था? ये चांदी का बना हुआ होता था। पर्ण सिक्का जो हुआ करता था वो मौर्य काल का प्रचलित सिक्का था, जो कि चांदी का बना हुआ होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन काल में। सातवाहन काल में किस प्रकार का सिक्का था? सातवाहन काल में शीशे का सिक्का था। किसका सिक्का था? शीशे का। शीशे का बना हुआ सिक्का था सातवाहन काल में। ये
एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। सातवाहन काल में सीसे का सिक्का जो था वो प्रचलित था। नेक्स्ट आता है हमारा पहली बार जो सोने का सिक्का था, पहली बार सोने का सिक्का किसने यूज किया था? यूनानी शासकों ने। इन्होंने पहली बार सोने का सिक्का चलवाया था, यूनानी शासकों ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुद्ध सोने का सिक्का। शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो किसने चलवाया था? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक जो थे उन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो अशुद्ध सोने का सिक्का था। ये आप देखिए, अशुद्ध सोने का जो सिक्का था वो सबसे पहले किसने चलवाया था? वो सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय चला था। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय अधिक मात्रा में और सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था उसके समय में चांदी का सिक्का प्रचलित था। किसका सिक्का प्रचलित था? चांदी का सिक्का प्रचलन में था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, गुप्त काल में। ठीक है, चांदी का सिक्का प्रचलन में था। अब नेक्स्ट है हमारा मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का जो सिक्का था वो किसके समय में था? वो समुद्रगुप्त के समय में था, गुप्त काल में। इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ है। कौड़ी का जो प्रयोग है वो भी गुप्त काल में ही हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चमड़े का सिक्का। चमड़े का जो सिक्का है वो हुमायूं के शासन में शिहाबुद्दीन था, उसने शुरू किया था। ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपको करा रही हूँ ये आगे चल के आपको जब सभी काल पढ़ाए जाएंगे, सभी राजाओं के राजवंश वगैरह पढ़ाए जाएंगे आपको, तब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। अभी केवल आप इनका सिर्फ पॉइंट देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्रोतों के बारे में पता कर रहे हैं, डिटेल हम आपको अंदर टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रुपए का प्रयोग। रुपए का जो प्रयोग है वो कब और किसके शासनकाल में किया गया? शेरशाह सूरी के। और किसके लिए किया गया था? सामान्य लोगों के लिए। रुपए का प्रयोग जो था वो शेरशाह सूरी के समय में सामान्य लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। और दाम का प्रयोग, जो दाम है, दाम का प्रारंभ जो है वो भी शेरशाह सूरी के समय गरीब लोगों के लिए हुआ था। जो गरीब परिवार के लोग थे उनके लिए दाम चलाया गया था, और जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनके लिए रुपए का प्रयोग किया गया था। और जो सोने की असरफी है ये भी शेरशाह सूरी के समय अमीर लोगों के लिए चलाई गई थी। जो राजा वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो पद पर आसीन लोग होते हैं, उनके लिए सोने की असरफी चलाई गई थी। ठीक है, अब दाम जो था वो तांबे के बने हुआ था। जो दाम हुआ करते थे वो तांबे के बने हुआ करते थे, और जो रुपए हुआ करता था वो चांदी का बना हुआ करता था। जो गरीब परिवारों के लिए दाम चलाया गया था वो तांबे का बना हुआ था, और जो सामान्य लोगों के लिए रुपए चलाया गया था वो चांदी का बना हुआ था। और जो बड़े स्तर के लोग थे उनके लिए सोने की असरफी चलाई गई थी, उसका प्रारंभ किया गया था, वो तो आपको बता ही दिया है। अब आते हैं अभिलेख की ओर। अभिलेख जो है वो हमारे दूसरे नंबर पे पुरातात्विक स्रोतों का आधार है। ठीक है, अब चलिए, इसको क्या है, इसमें पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख क्या है? जो पत्थरों को खोद कर लिखा जाता है वो अभिलेख कहलाता है। ठीक, उसके बाद छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उन पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। और बड़े बड़े पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अब स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। जो स्तंभ के समान लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं उन पर लिखने को क्या कहते हैं? स्तंभ लेख। नेक्स्ट आता है हमारा गुफा में लिखे हुए अभिलेख क्या कहलाते हैं? गुफा लेख कहलाते हैं। गुफा में जो लेख लिखे जाते हैं अंदर गुफा के, वो सभी गुफा लेख कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीवार पर लिखे हुए लेख भित्ति लेख कहलाते हैं। दीवार पर जो लेख लिखे जाते हैं, आपने देखा होगा मंदिर वगैरह के बाहर लिखे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भित्ति लेख कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन हमारा कहलाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
विश्व में जो अभिलेख लिखने का प्रारंभ है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ईरान के शासक डेरियस ने किया था अभिलेख लिखने का। उसके बाद अभिलेख लिखने शुरू किया। अशोक का अभिलेख है, काफी और भी अभिलेख हैं। अशोक ने ही काफी अभिलेख लिखे हुए हैं और काफी अभिलेख और भी हैं। तो ये जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले ईरान के शासक डेरियस ने की थी। सबसे पहला अभिलेख जो मिला है वो बोगज गोई से मिला है। और कौन सा है? तुर्की या एशिया माइनर में है। उसका नाम नहीं पता है। सबसे पहला जो अभिलेख है वो बोगज गोई से मिला है, वो तुर्की या एशिया माइनर में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आते हैं हमारे प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेख हमारे कौन कौन से हैं? हमारा हाथी गुफा अभिलेख है जो कि उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में है ये कलिंग राज खारवेल ने लिखा था इसको। इसमें उन्होंने क्या बताया है? कलिंग युद्ध की चर्चा की है इसके अंतर्गत। ये आप याद रखना। अब बाकी आगे तो मैं आपको ये बताऊंगी, पूरा डिटेल में आगे बताऊंगी। जो कलिंग राज खारवेल थे उन्होंने कलिंग युद्ध की चर्चा इसके अंतर्गत लिखी है। नेक्स्ट है हमारा एहोर अभिलेख जो कि राजस्थान में है। एहोर अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की जो बात कही है उसके लिए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख जो है इसे रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। रुद्रदायन जो है उसने इसमें सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, ये उसने इसमें स्पष्ट किया है, बताया है। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग अभिलेख, या ये प्रयागराज में है। प्रयाग अभिलेख जो है इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय की चर्चा की है। समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त की थी उनकी चर्चा उसने प्रयाग अभिलेख में की है। नेक्स्ट है हमारा बिहार अभिलेख जो कि बिहार में है। इसमें क्या है? इसमें स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। जो स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसकी चर्चा उसने बिहार अभिलेख में की है। और भी कई सारे अभिलेख हैं, वो हम आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें हमें मिलते जाएंगे। अब आते हैं प्रमुख स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या है? जो स्तंभ के प्रकार के जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, उन पर लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? स्तंभ लेख कहलाते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था। अब जो पहला स्तंभ लेख है वो है मेहरौली स्तंभ लेख। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब इसके अंतर्गत क्या है? इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसमें इसकी खासियत है कि इसमें आज दिन तक जंग नहीं लगी है। ये कोई समझ नहीं पाया। इसमें बहुत सारे शोध हुए हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इस धातु का बना हुआ है जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगी है आज दिन तक। ये अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख जो है ये दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा मथुरा स्तंभ लेख। ये उत्तर प्रदेश में है। मथुरा तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में है, तो मथुरा स्तंभ लेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसे भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही बनवाया था। इसमें उन्होंने सहिष्णुता की चर्चा की है। सहिष्णुता की चर्चा मथुरा स्तंभ लेख में किसने की है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की है। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है एरण स्तंभ लेख। ये है हमारा मध्य प्रदेश में। एरण स्तंभ लेख जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में है। इसे भानुगुप्त ने बनवाया था। इसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया। सती प्रथा की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख है वो है बौद्ध स्तंभ लेख। ये एमपी में है। बौद्ध स्तंभ लेख जो है वो एमपी में है। इसमें इसे वासुदेव ने बनवाया था। इसमें शुंग वंश की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा की गई है? शुंग वंश की। और काफी स्तंभ लेख हैं हमारे, हम आगे उनको पढ़ेंगे। अगले स्रोत की ओर। हमारा अगला स्रोत क्या है? विदेशी यात्री हमारे अगले स्रोत हैं। ठीक है, फॉरेनर्स, जो विदेशी यात्री आए हैं, जिन्होंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की चीजें देखी, उनके बारे में लिखा है, शासन काल देखे हैं राजाओं के, उनके बारे में लिखा है सब कुछ अपनी पुस्तकों में। उनके आधार पर हमें आज जानकारी प्राप्त होती है। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली पुस्तक है वो किसकी है? हेरोडोटस की। सबसे पहली पुस्तक है हेरोडोटस की। वो क्या है? हिस्टोरिका। अब आपको मैंने फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट पॉइंट था, वो मैंने आपको बताया था कि हेरोडोटस कौन है। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। ये जो है पुस्तकें ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं आगे आपको और
पुस्तकें कराऊंगी और बुक्स आपको दूंगी, वो आप याद कीजिएगा। मैं PDF फॉर्म में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगी। आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो बुक है हमारी वो मैगस्थनीज की है। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका बुक, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी वो टॉलमी। टॉलमी ने क्या लिखी है? जियोग्राफिया। टॉलमी ने जियोग्राफिया लिखी है। टॉलमी ने ये बताया था कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। टॉलमी ने ये बात बताई थी जो कि बाद में गलत साबित हुई थी, ठीक है। उन्होंने जियोग्राफिया पुस्तक में इस बात को कहा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे प्लिनी। प्लिनी जो है इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, ये याद रखिएगा। प्लिनी ने कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्टोरिका बुक लिखी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है इन्होंने किताबुल हिंद बुक लिखी है और दूसरी है तहकीक हिंद। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद किसकी पुस्तक है? वो है अल-बरूनी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है उसने रेहला लिखी है। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पुस्तक जो है, नेक्स्ट जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? अब्दुल रज्जाक ने। अब्दुल रज्जाक ने कौन सी बुक लिखी है? मतलाए साहिन, ठीक है। नेक्स्ट बुक जो है अब्दुल रज्जाक ने लिखी है मतलाए साहिन। नेक्स्ट बुक हमारी आती है फाइयान ने लिखी है। फाइयान जो हमारा विदेशी यात्री थे, फाइयान, उन्होंने लिखी है फॉर कुओ की। फॉर क्यू की, ये किसने लिखी है? फाइयान ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारी हिंसांग ने। हिंसांग ने कौन सी बुक लिखी है? CQ की। हिंसांग ने हमारी CQ की बुक लिखी है, ये आप याद रखिएगा। ये हमारी बुक्स हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अब हमसे ये पूछ लिया जाता है कि फाइयान और हिंसांग से जो और भी आए हैं विदेशी यात्री, इनसे पहले, इनके बीच में, इनके बाद, उनका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी हमसे। उनका क्रम पूछा जाता है तो आप उनका क्रम देखिए। उनका क्रम मैं इस बॉक्स में बताती हूँ आपको। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था फाइयान। फाइयान आया था, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया था फिर हमारा? एक विदेशी यात्री था, उसका नाम था संयोगन। संयोगन, इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई बुक नहीं लिखी है। यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ से बौद्ध धर्म की पुस्तकों को लेकर गए हुए हैं। इन्होंने कुछ बुक नहीं लिखी है, लेकिन फाइयान ने लिखी है फॉर क्यू की, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है? फाइयान ने। फिर आता है हमारा संयोगन के बाद हेनसांग। हेनसांग, हेनसांग ने कौन सी बुक लिखी है? CQ की। हेनसांग ने लिखी है CQ की। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और फाइयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अब इनके बाद जो आए थे वो कौन थे? वो थे इत्सिंग। इत्सिंग, इत्सिंग ने क्या किया था? इत्सिंग ने कोई बुक नहीं लिखी है। इत्सिंग ने यहाँ पर आकर जो हमारे त्रिपिटक थी, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक थे, उनकी 400 फोटोकॉपी करवाई थी। फोटोकॉपी उस टाइम कोई प्रिंटिंग मशीन या फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, हाथ से लिखा गया था ये पूरा। 400 जो उनकी प्रतियां थी उनको हाथ से लिखवाकर वो अपने साथ चीन ले गया था, क्योंकि इत्सिंग चीनी यात्री था, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये क्रम पूछ लेते हैं कि बताइए फाइयान, संयोगन, हेनसांग और इत्सिंग, इनका क्रम से लगाइए। कभी भी उल्टा सीधा इधर उधर से कैसा भी दे देते हैं, और इनको क्रम से लगाने के लिए, सीरीज से लगाने के लिए आपको दे देते हैं कि इनके भारत आने का क्रम बताइए। तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, और इसके जितने भी PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। अब आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।